पहले इलस्ट्रेशन होगा 3.3, पहले इलस्ट्रेशन नंबर 3.3. An electric toaster use a nichrome for its heating element. When a negligible small current passing through it, its resistance at a room temperature, मतलब 27 degrees Celsius, is found to be 75.3. अब देखो R0 27 degrees Celsius, sorry T0 temperature. So resistance R0 is 75.3 ohm. 75.3 ohm. When the toaster is connected to the 230 volt supply, the current after few seconds steady 2.68 ampere. Okay, now potential 230, steady current 2.68 ampere. What is the steady temperature of a nichrome element? The temperature coefficient of resistance of nichrome alpha is equal to 1.7 10⁻⁻⁴. क्या लिख सकते हो, मिलीमीटर या डिग्री सेल्सियस? डिग्री सेल्सियस इनवर्स. अब देखो ये जो यूनिट है वही यूनिट यहाँ होनी चाहिए. समझ में केल्विन है तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. इनको कैलकुलेट करना है फाइनल टेम्परेचर, लेकिन फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले फाइनल रेजिस्टेंस. ओके, सो लिखेंगे R इज इक्वल टू V अपॉन I एंड 230 अपॉन 2.68. आपको फाइनल रेजिस्टेंस मिलेगा. ये फाइनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, रेशियो कितना हो गए? रेशियो कितना होगा? जल्दी. 85.82. 85.8. 85. ये दोनों की रेशियो क्या होगी? माइक्रोफोन बंद रखो. सर 85.82 होगा. 85.82. 85.8. यस सर. 85.82 ओम. ओके, किसकी वैल्यू है? रेजिस्टेंस की. क्लियर? अब वो वाली फॉर्मूला यूज करेंगे. RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0. ओके, ये RT मतलब एट ए गिवन टेम्परेचर, मतलब ये टेम्परेचर कैलकुलेट करना है. तो RT की वैल्यू 85.82, R0 75.3, 1 प्लस अल्फा 1.7 10⁻⁴. ओके, T माइनस T0 कितना होगा? 27. तो रेशियो लेंगे 85.82 डिवाइड बाय 75.3, 1 प्लस 1.7 10⁻⁴ T माइनस 27. अब बताइए रेशियो कितना होगा? 1.13. 1.13. बाद में डिजिट 5 से ज्यादा नहीं है ना? 5 से ज्यादा 9 है. 1.139. ओके, सो 1 प्लस 1.7 10⁻⁴ T माइनस 27. ये उधर शिफ्ट कर दो. सो 0.139 0 1.7 10⁻⁴ T minus 27, and therefore T minus 27 is equal to 0.139 divided by 1.7 10⁻⁴. ओके, ये इधर शिफ्ट करेंगे तो एडिशन में भी आ जाएगा. एंड therefore T is equal, पहले इसको ऊपर शिफ्ट करो, +4 होगा, और +4 होगा तो 1390 डिवाइड बाय 1.7 एंड +27.
क्लियर? ये रेशियो जो आएगा T is equal, पहले ये रेशियो कंप्लीट करो, कितना दिया? 821.7. 821.7 and plus 27. So now final temperature 848.7. 848.7. ओके, लिखना पड़ेगा डिग्री सेल्सियस। तो ये जो था वो 3.4, इलास्ट्रेशन नंबर 3.4। सभी न्यूमेरिकल जो आज कंप्लीट करेंगे इसी फॉर्मूला से होगा। क्लियर? यहाँ पहले क्या बताया, इनिशियल टेम्परेचर दिया था, लेकिन फाइनल टेम्परेचर के लिए बता कि जब करंट पास कर रहे हैं या पोटेंशियल दे रहे तो इतना स्टेडी करंट हो रहा है, इसका मतलब R इज इक्वल टू V पर V अपॉन I ओम्स लॉ यूज करके रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना था। क्लियर? तो जिससे हो जाएगा ये था 3.3 नॉट 3.4, 3.3। अब जो कैलकुलेट करेंगे वो 3.4। अब जो कैलकुलेट 3.4 इसमें भी इसी तरह से लिखा है, देखो द रेजिस्टेंस ऑफ platinum wire, a platinum resistance thermometer at ice point मतलब initial temperature 0 is a 5 ohm. Initial temperature 0. Okay, T0 equal to 0. Resistance क्या लिखा? 5 ohm. R0 5 ohm. आगे at a steam point 5.39 at a steam point. Okay, 5.39 इसको T1 लिखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस, 5.39 ohm. Okay, आगे when the thermometer is in a hot bath, the resistance of the platinum wire is 5.795. ये कैलकुलेट करेंगे 5.795 ओम। तो जो 8 बार है उसके लिए टेम्परेचर कितना होगा ये कैलकुलेट करके दिया। आप मेन चीज जब हम इसको यूज करना चाहते हैं तो हमारे पास पहले तो अल्फा होना चाहिए, ये अल्फा नहीं दिया, अल्फा की वैल्यू इन लोगों ने नहीं बताई। ओके, और फिर भी आपको फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो पॉसिबल है क्योंकि आप फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि आपके पास इनिशियल टेम्परेचर और R1 ये दोनों ही है, ये दोनों जब हम यूज करेंगे तो उसको अल्फा मिल जाएगा। ओके, और बाद में फिर से वो फार्मूला यूज करेंगे इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर के लिए, तो हमको आंसर कंप्लीटली मिल जाएगा। चलो पहले यही फार्मूला लिख रहा हूँ, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0, इसको T1 लिखेंगे। ओके, R1 ये क्या लिखेंगे R0, R1 इज 5.39, R0 के वैल्यूएशन 5, 1 प्लस अल्फा T1 कितना था 100 माइनस 0। ओके, तो इसको 539 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 100 अल्फा, ऐसा होगा। ये रेशियो कितना होगा 1.07. 1.07 8. 1.07. 1.078. एक मिनट, अब टेक्स्ट बुक में पहले एक बार ये चेक करो भाई, आंसर 5.23 दिया 5.39 दिया, ये R1 5.23 दिया है। 5.23. अब रेशियो चेंज हो जाएगा 1.046. 1.046 1 plus 100 alpha and therefore 0.046 ये 1 इधर है तो माइनस हो गया 100 alpha and therefore alpha is equal to 0.046 divided by 100
and therefore alpha is equal to 0.00046, and therefore alpha is equal to 4.6 10 to 2 minus 4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो अल्फा मिल गया। अब हम फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे जिसके लिए क्या फाइंड करना है, T2। so now R2 is equal to R0 1 plus alpha, क्या लिखेंगे, T2 minus T0। R2 की वैल्यूएशन दी है 5.795, R0 कितना था 5, 1 plus alpha 4.6 10 to minus 4, T2 minus 0। तो ये डिवाइड करें तो 5.795 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 1 plus 4.6 10 to minus 4 T2। क्लियर? रेशियो कितना होगा 1.159 1.159, 1 plus 4.6 10 to minus 4 T2, ये 1 उधर आएगा तो 0.159, 4.6 10 to minus 4 T2, and therefore T2 is equal to, अब देखो 0.159, 10 to 4 ऊपर रख देते हैं 4.6, so 1590 अपन 4.6 कितना होगा, और 345.65 345.65 ओके 345.7 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे तो भी चलेगा। क्लियर? हाँ तो इसी मेथड से हुआ, ये थोड़ा चेंज था क्योंकि आपको 3 टेम्परेचर और 3 रेजिस्टेंस एक अननोन था, तो सबसे पहले अल्फा कैलकुलेट किया और अल्फा सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये कंप्लीट होगा। ये था 3.5 3.3 एंड 3.4, लास्ट डिस्टेंस 3.3 एंड 3.4। ओके, अब एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल कंप्लीट करना शुरू करते हैं। इस तरह का न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में भी है। ओके, सबसे पहले इसमें 3.5 कंप्लीट करेंगे जो कल लेफ्ट किया था। at room temperature 27 degrees Celsius, the resistance of a heating element is 100 degrees Celsius. 27 degrees Celsius, the resistance 100 ohm. What is the temperature of an element if the resistance is to be found 117? The temperature coefficient of material is given by 1.7 10 to minus 4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। अब तो ये इजी हो गया, वही काम करेंगे। क्या लिखेंगे, समझ को हम टेम्परेचर के हिसाब से T0 27 डिग्री सेल्सियस, ओके, R0 so 100 ohm, RT 117 ohm, so टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। इस तरह से हम लिख सकते हैं, so now RT is equal to R0 1 plus alpha T minus T0, 117 you 100 1 plus 1.7 10 to minus 4 T minus 27, तो ये रेशियो लिखा है तो 1.17 1 plus T minus 27, 1 लेस कर दो 0.17 1.7 10 to minus 4 T minus 27। ओके, अब T minus 27 लिखना है, so 0.17 मतलब 1.7 10 to minus 1
डिवाइड बाय 1.7 10⁻⁻⁴. क्लियर? 1.7 कैंसिल, ऊपर जाएगा तो +4, मतलब रिमेनिंग पार्ट 10⁻³ मतलब 1000. And therefore t minus 27 is equal to 1000 and t is equal to 1027 डिग्री सेल्सियस. चेक करो इतना आंसर हो रहा है. इस न्यूमेरिकल में सबसे बड़ी बात क्या है, पहले अल्फा की यूनिट चेक करो. अल्फा डिग्री सेल्सियस है तो पूरा डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट होगा, लेकिन सपोज अल्फा केल्विन में लिखा तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करना, लास्ट आंसर केल्विन में आएगा. ओके, ये था 3.5, एक्सरसाइज में 3.5. ओके, नाउ एक्सरसाइज में 3.6. कल हो गया पता है? Yes, sir. हाँ, तो मैं पता एक्सरसाइज में 3.6 का आराम करे सब लोग. होमवर्क नहीं किया होगा, कैसे पता चलेगा? ओके, 3.7 3.6 कल ही कंप्लीट कर लिया था, उसे एमसीक्यू है. ओके, 3.7 बताया द सिल्वर वायर has resistance 2.1 at 27.5 degrees Celsius and 2.7 ohm is 100 degrees Celsius. R1 2.1 ohm. तो टेम्परेचर लिखा T0, R0 लिखा मैंने T0 बताएगा 27.5, 27.5 degrees Celsius. Then R1 is the 2.7 100 डिग्री सेल्सियस. अल्फा कैलकुलेट करके देना है. IT is equal to R0 1 plus alpha T minus T0. Okay, R0 and RT is a 2.7 2.1 1 plus alpha, क्या लिखेंगे 100 minus 27.5. ओके, पहले 2.7 अपन 2.1, ये सब्ट्रैक्शन क्या होगा? 1.28. ये सब्ट्रैक्शन क्या होगा? क्लियर? ओके, अब रेशियो बताओ. 1.28. 1.28. 28. ओके, 1 उधर जाएगा तो 0.28 डिवाइड बाय 72.5. 0.28 डिवाइड बाय अल्फा 0.00 होगा मेरे ख्याल, चेक कर दो. 0.00386. 386. 6. हाँ. चलो 6 से तो नहीं लगता है. 3.9 10⁻³ डिग्री सेल्सियस इनवर्स. हर न्यूमेरिकल एक जैसा नहीं है, फॉर्मूला वही है लेकिन हर बार कुछ डिफरेंट दिया है. ओके, आज जो न्यूमेरिकल हमने कंप्लीट करना शुरू किया था कौन से थे? पहले इलास्ट्रेशन में 3.5. एक्सरसाइज के अंदर 3.5 3.7 अभी भी एक और एक इक्वल होगा 3.8. ये 5 न्यूमेरिकल इक्वल मेथड से होंगे, सिंगल फॉर्मूला.
चलो 3.8 कंप्लीट करते हैं। સર બોલો સર આમાં આ ન્યુમેરિકલમાં આલ્ફા સબસ્ટિટ્યુટ કરીને પાછું કેલ્ક્યુલેટ નહીં કરવાનું શું अल्फा सब्स्टिट्यूट એટલે આપણે अल्फा सब्स्टिट्यूट करके क्या अल्फा कैलकुलेट करना था, सब्स्टिट्यूट करके क्या फाइंड करेंगे? R2 देख इसमें इनिशियल रेजिस्टेंस दिया R0, फाइनल रेजिस्टेंस दिया, दोनों टेम्परेचर दिया, अल्फा क्यों कैलकुलेट करना था? बराबर, तो अल्फा कैलकुलेट हो गया। अब अल्फा सब्स्टिट्यूट कहाँ करेंगे? ऐसे तो इक्वेशन दी हाँ? RT ની ફોર્મ્યુલા છે ને એમાં लेकिन इसमें एक में ये दोनों दिए और ये दोनों दिए, अल्फा कैलकुलेट करना ऐसी क्वेश्चन थी कि अल्फा क्या हो कैलकुलेट करो, तो अब अल्फा मिल गया तो कैलकुलेट करके क्या करेंगे? ये पता है, ये भी पता है, ये दोनों भी पता है और अल्फा तो हमने कैलकुलेट कर लिया। एक मिनट है, समझो मेरी बात, जब तीन टेम्परेचर तीन रेजिस्टेंस दिए तब हो सकता है कि अल्फा नहीं दिया है, जिसे इलास्ट्रेशन में किया था, तो अल्फा कैलकुलेट करने के बाद हमको आगे जो सिंगल क्वेश्चन था कि अल्फा अल्फा की वैल्यू क्या है वो कैलकुलेट करके दो। 3.7 वाली क्वेश्चन पढ़ो एक्सरसाइज में, तो सिर्फ अल्फा कैलकुलेट करना है, कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, तो 3.9 10⁻³ डिग्री सेल्सियस, इससे ज्यादा है ही नहीं आगे कुछ, ઓકે इससे ज्यादा नहीं लिखा। तो जो कैलकुलेट करने की बात कर रहा हूँ वो यहाँ क्वेश्चन में था। હા ઇલેસ્ટ્રેશન में था हाँ, तो वहाँ तीन रेजिस्टेंस और तीन टेम्परेचर, इसमें एक 3.4 अननोन था। ओके, ओके, जो आज फर्स्ट हमने कंप्लीट किया 3.3 इलास्ट्रेशन, सिमिलर मेथड से 3.8 नंबर एक्सरसाइज का होगा। ट्रिपल 8 में लिखा है हीटिंग एलिमेंट using nichrome connected to a 230 volt voltage पहले दिया 230, supplied on the initial current 2.3 ampere, बराबर 3.2 ampere, they settle after a few seconds to a steady value of 2.8, steady value क्या बताएंगे 2.8। ओके, पहले था 3.2 और बाद में 30 सेकंड के बाद 2.8 हो गया। What is the steady temperature of the heating element at a room temperature is 27 degrees Celsius, 27 डिग्री सेल्सियस। अब 27 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर T1 27 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर क्या है? ओके, टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट नाइट्रॉन एवरेज फॉर द टेम्परेचर रेंज इज 1.7, अल्फा दे दिया गया है 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, T2 कैलकुलेट करके दो। यहाँ एक प्रॉब्लम है कि इसके अंदर आपको इनिशियल रेजिस्टेंस फाइनल रेजिस्टेंस लिख के नहीं दिया, तो सबसे पहले इनिशियल फाइनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर दो। इनिशियल रेजिस्टेंस R1 is equal to V by I1, 230 divided by 3.2. Similarly, final resistance R2 is equal to V by I2, 230 divided by 2.8. दोनों के आंसर बताओ। फर्स्ट के आंसर R1 का 71.875 71.87 875। ओके, चलो यहाँ तक रहने दो, चलेगा। उसके बाद 82.14 कितना 82.14 82.14। दोनों रेजिस्टेंस हो गए, अल्फा दे दिया है, T2 कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला क्या होगी
RT2 is equal to R1, तो R2 करके लिखिए, R2 is equal to R1 1 plus alpha T2 minus T1। साइन अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, लेकिन 82.14 is equal to 71.87। 1 plus alpha is a 1.7, 10 raised to minus 4 T2 minus T1। ओके, T1 कितना दिया था? 27। So now 82.14 divided by 71.87 is 1 plus 1.7 10 raised to minus 4 T2 minus 27। ये रेशियो 1.142 1.142 1 plus 1.7 10 raised to minus 4 T2 minus 27। तो 1 उधर शिफ्ट कर दो, इसका मतलब 0.142, ये इधर आ गया 0.142 डिवाइड बाय 1.7 10 raised to minus 4 T2 minus 27, इसको ऊपर लिया, so 1420 डिवाइड बाय 1.7 T2 minus 27, रेशियो बताओ। 35.29 कैसे हो सकता है? 1420 डिवाइड बाय 1.7, 835.29 835.29 ही हो रहा है। हाँ 835.29 0.29 T2 minus 27 and therefore 835.29 plus 27 कितना होगा? 867 to 62 862 862.29 डिग्री सेल्सियस। 29 पॉइंट थोड़ा प्लस माइनस रहेगा, इसलिए कि उन लोगों ने मेरे साथ 2-3 डिजिट तक लिया है। टेक्सू की आंसर चेक करो कितना दिया? 867 67 हुआ कैसे? सभी रेशियो में प्रॉपर लिखे। हाँ 868 आवे 868 चेंज कहाँ हुआ? ये रेशियो बराबर लिखा, कहीं प्रॉब्लम? या 0.143 143 ओके, मतलब चेंज हो रहा, ये 143 होगा तो यहाँ 3 होगा, मतलब ये 30 हो जाएगी। यस, तो ये कितना हुआ रेशियो? 841.17 ओके 841.17 841.17 ओके। इस न्यूमेरिकल के बाद फिर से एक बार रिकनेक्ट होना है, तो आगे क्या एडिशन हो जाएगा? चलो मतलब आंसर हो जाएगी 868.17 डिग्री सेल्सियस। ओके, आज जो पहले जो हमने कंप्लीट किए सभी इक्वल न्यूमेरिकल थे, ये सभी न्यूमेरिकल इक्वल मेथड में थे। क्लियर? इसको अभी रीजनरेट कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइंट हो जाना तो आगे की न्यूमेरिकल कंप्लीट कर ले। ओके सर। ओके सर। तो कहते टोटल से पाई मतलब इलास्टिसिटी 3.3 3.4 एक्सेस 3.5 3.7 एंड 3.8 सबके लिए दो ही फार्मूला, ये तो है ही नहीं लेकिन इससे फार्मूला बनती है कौन सी? रेजिस्टेंस की। क्लियर? ओके, अब जो बचे मेरे ख्याल से सर्किट के हैं, जितने भी न्यूमेरिकल अब इस चैप्टर में है वो सभी सर्किट के न्यूमेरिकल है। ओके, और सबने सर्किट ड्रा करना, क्या चेंज करना वो पता चलना चाहिए। जैसे आप चेक करें टेक्स्ट बुक के हिसाब से चेक करेंगे तो
3.13 तक एक्सेस में दिया और 3.10 तक इलास्ट्रेशन में दिया। इलास्ट्रेशन 3.5 तक हमने कंप्लीट, सॉरी 3.4 तक कंप्लीट कर दिया है। 3.4 तक हमने आज इसको कंप्लीट कर लिया है। ओके, आज सबसे पहले 3.6 कंप्लीट करेंगे। कौन सा? 3.6। ओके, इलास्ट्रेशन नंबर 3.6। इलास्ट्रेशन 3.6 के अंदर देखिए, a battery of 10 volt and negligible internal resistance is connected across the diagonally opposite corner of a cubical network having 12 resistor each of resistance 1 ohm। देखिए इसमें डायग्राम दिया जाएगा, कुछ लिख के दिया है। Determine the equivalent resistance of a network and current along the ends of cube। मतलब जो एंड है वहां कितना करंट पास होगा वो भी, सभी जो डिफरेंट साइड है उसमें कितना कितना करंट पास होगा वो भी लिख के देना है। ओके, सबसे पहले वो डायग्राम बता दो। डायग्राम के अंदर एक पूरा क्यूब ड्रॉ करके दिया है। और इस क्यूब के लिए ए बी सी डी, यहाँ लिखा ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। ऐसा जरूरी नहीं ABCD लिखने के बाद EFGH लिख दो चलेगा। ओके, उन्होंने यहाँ बैटरी कनेक्ट करके दी है। 10 वोल्ट बैटरी है और डायगोनली ऑपोजिट वैसे जरूरी नहीं कि आपको ये डायग्राम लोग ड्रॉ करके देंगे। क्या बताया कि सभी 12 ये जितने भी वायर है वो सभी वायर में इक्वल रेजिस्टेंस है। मतलब सभी जगह जो रेजिस्टेंस सबके लिए वैल्यू 1 ओम। सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? 1 ओम। ओके, अब 1 ओम रेजिस्टेंस सब में लिख के दिया है, तो सबसे पहले तो कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट बिटवीन ए एंड सी डैश। रिजल्टेंट बिटवीन ए एंड सी डैश, ये न्यूमेरिकल और उसके बाद एक जो न्यूमेरिकल है, ऐसा समझो कि हर बार इस टाइप की न्यूमेरिकल होती है। ओके, ये न्यूमेरिकल की मेथड कभी चेंज नहीं होगी। यहाँ देखिए लिख के दिया कि सपोज सबके रेजिस्टेंस 1 ओम है, इनिशियली हम सबको 8 ओम लिखेंगे और R इक्वल टू 1 ओम ले लेंगे, इसलिए इससे कॉम्पिटिटिव की भी एक न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगी। ओके, सबके लिए क्या लिखा हमने? 1 ओम 1 ओम 1 ओम है। ओके, सपोज मैं इस सबको 8 लिख देता हूँ। यहाँ बाकी रह गया R इज इक्वल टू 1 ओम। अब देखो टेक्स्ट बुक के हिसाब से चेक करेंगे ना, तो यहाँ से उसने करंट पास किया है क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एंटर होगा। अब सब में से करंट पास होने के बाद उतना ही करंट वापस आना चाहिए, उतना करंट क्या होना चाहिए? वापस मिलना चाहिए। उन लोगों ने एंटर जो किया ना वो करंट 3I लिखा है, 3I। अब देखो 3I करंट जब एंटर होता है तो यहाँ I करंट जाएगा, इधर भी I इधर भी I, क्यों? सबके रेजिस्टेंस इक्वल है, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा। ओके, चलो यहाँ I करंट गया है, लेकिन आगे फिर से इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो उसको 2 पार्ट बने तो I/2 ऐसा होगा। लेकिन मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, इसको 6I कर दो। इसको कितना कर देंगे? 6I। 6I होगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा 2I, यहाँ भी क्या जाएगा? 2I, और इस डायरेक्शन में भी कितना होगा? 2I। चलो ये 2I करंट आगे गया है तो आगे कितना जाएगा? I, और इस डायरेक्शन में भी I। ओके, यहाँ से आगे जाएंगे तो 2I, अगेन इस डायरेक्शन में I, ऊपर कितना जाएगा? I। इस 2I को डिस्ट्रीब्यूट कर रखते हैं, यहाँ तक जाएंगे
आई, और इधर भी क्या होगा आई। कितना करंट आपने एंटर किया था 6 आई, तो 6 आई वापस आना चाहिए, 6 आई वापस आना चाहिए, इसका मतलब 6 आई करंट है। तो 6 आई करंट कब बनेगा, तो यहाँ से 2 आई आना चाहिए, यहाँ से भी 2 आई आना चाहिए, और यहाँ से 2 आई करंट आना चाहिए। चेक करो हो जाएगा आपका। ये 2 आई बाहर आता है कैसे, तो यहाँ से आई करंट आएगा, इधर से आई मतलब 2 आई कंप्लीट, यहाँ से आई करंट जाता है, इधर से आई करंट जाता है मतलब 2 आई बाहर आएगा, यहाँ से आई करंट एंटर होगा, यहाँ से आई मतलब 2 आई बाहर जाएगा, मतलब टोटल 6 आई बाहर मिल जाएगा। क्लियर। तो इस टाइप की करंट डिस्ट्रीब्यूशन हमको करनी पड़ेगी। वो सिर्फ क्यूब ड्रॉ करके देखा, क्यूब के अंदर सभी जगह आर लिखा होगा, और बता दिखा आर इक्वल टू 1 ओम, ओके, और क्या लिखा 10 वोल्ट। कैलकुलेट कहाँ करना है, तो डायगोनली ऑपोजिट, मतलब ये है तो सामने वाली ये कौन, डी होगी तो बी डैश होगा, बी होगी डी पकड़ लेंगे तो डी डैश होगा, और सी होगा तो ए डैश बता सकते हैं, डायगोनली ऑपोजिट। ये सभी इलेक्ट्रिक करंट खुद को ड्रॉ करके देना पड़ेगा। क्लियर। न्यूमेरिकल इजी है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है। ओके, सबसे पहले कैलकुलेट क्या करता है, रिजल्टेंट बिटवीन ए एंड सी डैश, रिजल्टेंट बिटवीन ए एंड सी डैश। तो आप इसको सिंपल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं बता सकते, या हम डायरेक्टली ओम्स लॉ यूज नहीं कर सकते, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो हम करेंगे क्या, तो यहाँ हम किरचॉफ सेकंड लॉ यूज करेंगे, लूप वाला जो रूल है वो। ओके, इसके लिए ऐसी लूप कंसीडर करनी है, ऐसी लूप कंसीडर करेंगे कि जिसके अंदर ए और सी डैश आना चाहिए। चलो इसके लिए एक काम करेंगे कि यहाँ ए बी सी डी जो के एम और यहाँ एन लिख रहा हूँ, इसकी पोटेंशियल E इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ओके, अब देखो एक क्लोज सर्किट ऐसी बनती है, ए पॉइंट, ए डैश, बी डैश, सी डैश, देन एम, ई, एन, ए, हो गई क्लोज लूप, जिसके अंदर ए और सी डैश आ गए। फिर से ए, ए डैश, डी डैश, सी डैश, एम, ई, एन, ए, और एक बता रहा हूँ ए, बी, सी, सी डैश, एम, ई, एन, ए। बहुत सारी क्लोज सर्किट है कि जिसके अंदर ए और सी डैश है। एक और देखो, ए से कहाँ जाएंगे, डी पे, ओके, डी से कहाँ जाएंगे, सी पे, सी कहाँ है, सी डैश, ए और सी डैश आ गया, बाद में तो सर्कल है ही। किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर ए और सी डैश होगा तो ऑलवेज आंसर आपको इक्वल मिलेगा। चलो यहाँ से लिख रहा हूँ, now using Kirchhoff's second law for A dash, B dash, C dash, M, E, N, A, पूरी क्लोज सर्किट के लिए किरचॉफ सेकंड लॉ यूज करना है। किरचॉफ सेकंड लॉ की साइन कन्वेंशन क्या है, मोशन की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन इक्वल, मतलब आई आर नेगेटिव, आई आर क्या होगा, नेगेटिव। सपोज यहाँ से उधर जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माइनस आई आर, सॉरी माइनस 2 आई आर, माइनस 2 क्या लिखेंगे, 2 आई करंट है, आर क्या है, रेजिस्टेंस, तो माइनस 2 आई आर। ए से कहां तक पहुंच गए, ए डैश। अब ए डैश से कहां जाना है, डी डैश, तो क्या लिखेंगे, माइनस आई आर, क्योंकि रेजिस्टेंस आर, इलेक्ट्रिक करंट आई। ओके, अब डी डैश से कहां जाना है, सी डैश, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, करंट कितना है, 2 आई, रेजिस्टेंस आर, सो माइनस 2 आई आर। अब देखो, अब यहाँ से बाहर आना है, लेकिन ये तो कंडक्टिंग वायर है, मतलब यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ आएंगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव, सो प्लस ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, यस, एट द सेम पॉइंट। ओके, तो माइनस 5 आई आर इज इक्वल टू माइनस ई, एंड देयरफॉर 5 आई आर is equal to E is equation number 1। तो क्या बताएंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब सपोज मान लो कि पूरी क्यूब, ये पूरी क्यूब के लिए बिटवीन A एंड C डैश रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉल r। चलो मैं डायग्राम फिर से बता रहा हूँ, E is equal to ये M और ये N, ओके, ये कौन सा पॉइंट है, A, ये कौन सा पॉइंट है, C डैश। ये पूरे क्यूब के लिए रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना है, R, ओके। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कब होगा कि सपोज यहाँ भी 6 आई करंट पास करेंगे तो 6 आई करंट वापस आना चाहिए,
इक्विवेलेंट कब बताया जाता है? ये बैटरी हमने इसके साथ कनेक्ट की और ये बैटरी यहाँ भी कनेक्ट की, इक्वल करंट मिलेगा, इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है। ओके चलो इसके लिए हम किरचॉफ सेकंड लॉ यूज करेंगे। ए सी डैश एम ई एन ए डैश, सॉरी ए सी डैश एम ई एन ए। ओके अब यहाँ तो कुछ है नहीं, सब इस डायरेक्शन में जाएंगे। करंट कितना है 6 आई। ओके करंट की डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन इक्वल, सो -6 आई आर, -6 आई आर। ओके बैटरी पे आएंगे, -2 कहाँ जाएंगे प्लस E इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर 6 आई आर इज इक्वल टू E। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड दोनों E इक्वल टू है, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों कंपेयर कर दो। क्या लिखेंगे 6 आई आर इज इक्वल टू 5 आई आर, I cancel and therefore small r मतलब equivalent distance between A and C is equal to 5/6 r। देखो उन लोगों ने पहले से इसकी मैग्नीट्यूड दी थी r इक्वल टू 1 ओम, मैंने इसलिए सब्स्टिट्यूट नहीं किया कि आपको ये आंसर याद रखना है, ये आंसर याद रखना है। कंप्यूटर कहीं भी आपको इस टाइप की डायग्राम बताई जाए और किसी भी दो डायगोनल ऑपोजिट पॉइंट के लिए कैलकुलेट करना, तो याद क्या रखना है, स्मॉल r इज इक्वल टू 5/6 r। r क्या है, तो हर रेजिस्टेंस की वैल्यू, इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या दी 1, सो आंसर इज 5/6 into 1 5/6 ओम। तो तब आपके पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब किसी भी क्यूब के लिए डायगोनली ऑपोजिट ओके पॉइंट के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना, तो ऑलवेज आंसर इज r इक्वल टू 5/6 r एंड r 1 ओम लिखा है तो 1 लिखेंगे। सपोज r 12 ओम लिखा है तो आंसर 10 हो जाएगा, ये 12 दिया है तो कैंसिल का आंसर क्या होगा 10 ओम। क्लियर? तो फर्स्ट सेशन कंप्लीट हो गई कि कितना होगा। अब पता है कि हर जो ब्रांच होता है इससे कितना करंट पास होगा, इससे कितना करंट पास होगा। तो सिंपल चीज है, देखो आपके पास पोटेंशियल है, आपके पास इसकी टोटल रेजिस्टेंस है, इसकी टोटल रेजिस्टेंस भी है, तो 6 आई करंट कितना होगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट I 6 आई, इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा 6 आई इज इक्वल टू ओम्स लॉ की फॉर्मूला लिखा हो, चलो पहले V इज इक्वल टू E इज इक्वल टू आई आर, ये इक्विवेलेंट होगा, ये क्या होगा इक्विवेलेंट मतलब स्मॉल r, सो I इज इक्वल टू E बाय R। 10 वोल्ट अपन क्या लिखेंगे 5/6, 60 डिवाइड बाय 5, लेकिन टोटल करंट कितना है 6 आई करंट है, ये करंट कितना है 6 आई। कितना होगा बोलो, क्या इक्वल होगा, ये टोटल करंट 6 आई है क्योंकि हमने जब एंटर किया था तब ये करंट कितना रखा था हमने 6 आई, तब जाके फॉर्मूला होती है। ओके इसको आइडिया तो 6 आई या 6 आई यहाँ लिख दो तो भी चलेगा। आई इज इक्वल टू कितना मिलेगा 6 कैंसल, 10 डिवाइड बाय 5 क्या होगा 2 एम्पियर, इसका मतलब 2 एम्पियर है तो यहाँ से एंटर कितना होगा 12 एम्पियर, यहाँ कितना जाएगा 4 एम्पियर, इधर कितना जाएगा 4 एम्पियर, इधर भी कितना 2 एम्पियर होगा। तो पहले कैलकुलेशन क्या लिखी मैंने E इज इक्वल टू 6 आई आर, जो फॉर्मूला थी वही मैंने यूज कर ली है। ओके 6 आई इज इक्वल टू बाय आर, आई इज इक्वल टू क्या मिला 2 एम्पियर, और आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर है तो दर्पण में चेक करो, मैंने लिस्ट बना के दी कि कहाँ कहाँ आई करंट पास होता है। क्या लिख रहा हूँ चलो, सबसे पहले ए बी, बाद में क्या पहले 2 आई के लिए लिखता हूँ, ए बी करंट ए बी, बाद में होगा ए डी, बाद में होगा ए डैश, ये सब के लिए करंट क्या होगा 2 आई यहाँ लिखा है। ओके ऐसे 2 आई करंट कहाँ से पास होता है, और भी क्या लिख के दिया देखो सी डैश, बी डैश सी डैश,
एंड डी डैश सी डैश, इस सब के लिए करंट क्या होगा 2i। मतलब 2 into 2 मतलब 4 एम्पियर। ये i की वैल्यू 2 एम्पियर मिली थी, यहाँ 2i करंट है, यहाँ 2i करंट है, यहाँ 2i है, ये 2i, ये भी 2i और ये भी 2i, सबके लिए करंट क्या हो जाएगा 4 एम्पियर। अब जहां i करंट पास होता है इसकी लिस्ट बनाओ। i करंट कहाँ पास होता है, एक तो डी सी, ओके, बाद में क्या होगा डी डी डैश। चलो ये खत्म हो गया, इससे आगे जाएंगे, क्या लिखेंगे बी सी एंड बी बी डैश, ओके। अब इसके लिए ए और बी डैश, ए और बी डैश, ए डैश बी डैश, ए डैश डी डैश, ओके। सबके लिए करंट कितना होगा आई, और आई करंट मतलब 2 एम्पियर। जितने भी ब्रांचेस बताए सब में कितना करंट पास होता है लिख के देना था, क्लियर। ये न्यूमेरिकल ऑलवेज 3 या 4 मार्क्स में रहेगा, 3 और 4, लेकिन मैंने जो बताया आपको प्रॉपर्ली याद रखना है, स्मॉल r इज इक्वल टू 5/6r। ये फॉर्मूला याद नहीं, किसके लिए, डायगोनली ऑपोजिट, डायगोनली ऑपोजिट, क्लियर। जब डायगोनली ऑपोजिट होगा तो इस टाइप की कंडीशन होगी, ओके। ये तो नॉर्मली टेक्स्ट में है और हम इसको कंप्लीट कर लिया, हो भी जाएगा, लेकिन एक और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल में अभी लिख रहा हूँ जो टेक्स्ट में नहीं दिया, लेकिन फिर भी उस टाइप की न्यूमेरिकल कॉम्पिटिटिव में है और पुरानी जो बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ वेट सो क्वेश्चन से पूछा है, क्लियर। तो ये कौन सा था, इलास्ट्रेशन नंबर 3.6, इलास्ट्रेशन नंबर 3.6। अब जो डायग्राम इस तरह की है, सोर्स ए, यहाँ ए और बी लिखते थे, सिर्फ इतनी डायग्राम दी जाती है, ए और बी। यहाँ लिखा है कि सबकी रेजिस्टेंस 1 2 3 4 टोटल 12, सबकी रेजिस्टेंस कैपिटल आर, सबकी रेजिस्टेंस क्या है कैपिटल आर। फाइंड द रिजल्टेंट बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द रिजल्टेंट बिटवीन ए एंड बी, ओके। ए और बी के बीच में आपको रिजल्ट फाइंड करना, तो सबसे पहले हमें बैटरी कनेक्ट करनी पड़ेगी। काम करते हैं, यहाँ ए लिख रहा हूँ और यहाँ बी, तो ड्रॉ करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, ये बी और यहाँ ए। जहां आपको रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है पहले वहां बैटरी कनेक्ट कर दो, यहाँ लिखो या यहाँ है तो इक्वल, ए और बी हो गया। अब इसके लिए क्या लिखेंगे, पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू, क्लियर, ओके। पहले जो हमने स्टार्ट किया था तो यहाँ से हमने कितना करंट पास किया था 6i, ये आगे जाके 3 बार डिस्ट्रीब्यूट होगा था, लेकिन यहाँ आगे जाने के बाद 2 बार सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट है, तो हम यहाँ से करंट पास करेंगे 4i, इस डायरेक्शन में 2i और यहाँ 2i, ये 2i और ये भी 2i, ओके। 2i आगे जाएगा तो इस डायरेक्शन में i और यहाँ i, ये 2i आगे गया तो इस डायरेक्शन में i और यहाँ भी i, ओके। जितना करंट एंटर उतना वापस आना चाहिए। 2i कैसे आएगा, तो यहाँ से i मिलना चाहिए और यहाँ से i करंट कैसे आएगा, सॉरी 4i वापस लाना है, ये 2i वापस कैसे आएगा, तो यहाँ से i वापस आना चाहिए और यहाँ से i आना चाहिए, i और i मतलब 2i। यहाँ 2i कैसे मिलेगा, तो इधर से i वापस आएगा और इधर से i वापस। पूरी डायग्राम चेक कर, ऑपोजिट जो साइड है वहां इक्वल करंट पास होता है, मतलब यहाँ 2i तो यहाँ 2i, यहाँ i है तो ऊपर आएगा, यहाँ i है तो यहाँ भी i है, लेकिन 2 ऐसे बार जहाँ करंट पास नहीं होता, एक ये वाला और एक ये वाला। देखो
जहाँ करंट पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो ये दोनों की पोटेंशियल और दोनों की पोटेंशियल इक्वल होगी, इसलिए करंट पास नहीं होगा। ओके चलो छोड़ो, इससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ फाइंड करना है ए और बी के बीच के रिजल्ट। ओके तो इसको हम एम लिखेंगे और ये एन। एक क्लोज सर्किट कंसीडर करते हैं। यहाँ से देखो बाहर बाहर से कंप्लीट कर लेना है, अंदर जाएंगे तो बाहर नहीं आएंगे, इसलिए ए एस आर वी बी एम ई एन और ए एस आर वी बी एम ई एन और ए। देखो यहाँ जो भी इक्वेशन आपको मिलता है ना, वो इक्वेशन यहाँ भी मिलेगा। सपोज आपने ऐसा लिखा ए पी टी यू बी एम ई एन ए, तो भी वही इक्वेशन होगा, कोई इसी टाइप की इक्वेशन मिलने वाली है। ओके चलो मैंने क्या लिखा है, सब वायर की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर। किरचॉफ सेकंड लॉ यूज करना है, मोशन की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन इक्वल, मतलब आई आर नेगेटिव, आई आर क्या होगा नेगेटिव। स्टार्ट करते हैं, देखो यहाँ से पहले कहाँ जाना है एस, यहाँ से एस की ओर जाएंगे, मोशन की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन इक्वल आई आर नेगेटिव, लेकिन क्या लिखेंगे -2i, साथ में क्या होना चाहिए r/2। क्यों r/2? हाफ रेजिस्टेंस है, मिड पॉइंट लिया है। ओके अब इस रिलेशन में जाएंगे, क्या लिखेंगे -ir -2i r/2। क्यों पूरा वायर नहीं, हाफ वायर ही है। यहाँ से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल और इक्वल टू क्या हो गया 0। अब चेक करो 2 कैंसल, 2 कैंसल, -ir और -ir क्या लिख सकते हैं, -4ir is equal to -e, उधर गया, and therefore 4ir is equal to e, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब ये सर्किट फिर से बदल गया। Suppose the resultant between A and B, suppose the resultant between A and B is a small r, ये B और ये A, resultant between A and B is a small r, M and E is equal to, sorry E लिखेंगे, कितना करंट पास होगा 4i, वापस कितना आएगा 4i। ओके ए और बी के बीच की जो रिजल्टेंट है, ये पूरे ट्यूब के लिए रिजल्टेंट क्या होगा स्मॉल आर होगा। क्लियर, इसको स्मॉल आर लिखते हैं। तो यहाँ किरचॉफ सेकंड में यूज करो, किसके लिए लिखेंगे ए बी एम ई एन ए। ओके करंट की डायरेक्शन, मोशन की डायरेक्शन इक्वल, तो क्या लिखेंगे -4i, करंट कितना है 4i इंटू आर। ओके नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव प्लस e इक्वल टू, therefore 4ir is equal to equation number 2 from 1 and 2, 4ir is equal to 4i cancel and therefore small r is equal to capital R। इसका मतलब इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, हर वायर की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में मिलेगा। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको सिर्फ ए और बी लिख के देंगे और बताएंगे सभी की रेजिस्टेंस 1 ओम है, सभी वायर की रेजिस्टेंस कितनी है 1 ओम, तो ए और बी की रिजल्ट क्या होगी तो भी 1 ओम। ये आंसर भी आपको याद रख के जाना है, तो अब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको दे दिया गया कि each resistance of cube is the value of each resistance of cube is a 1 ohm। ओके तो रिजल्टेंट बिटवीन ए एंड बी, तो रिजल्ट बिटवीन ए एंड बी भी क्या होगा 1 ओम रहेगा, ये एडिशनली है। क्लियर, पता चल गया, ये टेक्स्ट बुक में मेरे ख्याल से कहीं नहीं होगा। सर सर बोलो सर इक्वेशन 153 समझाओ। कौन सा, ये वाला, एक मिनट। हाँ। ए और बी के बीच में आपको किरचॉफ सेकंड लॉ यूज करना है, तो ये वाली साइड से भी यूज कर सकते हैं, ये वाली साइड से भी यूज कर सकते हैं, बराबर। तो हमने स्टार्ट किया ए एस आर वी बी,
एम ई एन और ए क्लोज सर्किट हो गई। ओके पहले यहाँ से इधर गए, ये करंट कितना है 2i, करंट की डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन इक्वल है, इसका मतलब आई आर क्या होगा नेगेटिव, ये क्या लिखा -2i, लेकिन हाफ वायर था तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा r/2, हर वायर की रेजिस्टेंस क्या है कैपिटल R, तो ये क्या हो जाएगा r/2। ओके अब S से R तक जाना है, मोशन की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन इक्वल है, इसका मतलब आई आर क्या लिखेंगे नेगेटिव, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू R, इलेक्ट्रिक करंट I। चलो यहाँ इधर गए तो क्या लिखेंगे अगेन -IR, कि मोशन की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन इक्वल, क्लियर। ओके तो 1 2 बराबर, ये दोनों हो गए। अब आगे यहाँ आना है, तो यहाँ करंट कितना है 2i, लेकिन हाफ आयर मतलब क्या लिखेंगे r/2। ओके अब यहाँ आने के बाद बैटरी से वापस जाना है, तो बैटरी में माइनस टर्मिनल तो कहाँ गए प्लस है, प्लस ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब मेरी बात एक सुनो, मैंने जो क्लोज सर्किट आपको बताई इसके बिना किसी भी क्लोज सर्किट को यूज करो, लेकिन याद क्या रखना है ए और बी बीच में होना चाहिए। देखो फिर से स्टार्ट करो, ए पॉइंट, ओके ए पॉइंट से सपोज इस डायरेक्शन में आएंगे, इस डायरेक्शन में क्या लिखेंगे -2i r/2, यहाँ गए क्या लिखेंगे -IR, यहाँ गए क्या लिखेंगे -IR, ये क्या होगा -2i r/2 प्लस ई इक्वल टू 0। ऐसा नहीं कि यहाँ जो यूज किया था वही इक्वेशन यहाँ भी मिलेगा। एक और चीज बता, चलो यहाँ स्टार्ट करो, ये -2i r/2, अब मैं इधर जा रहा हूँ -IR, इधर आ रहा हूँ -IR -2i r/2 प्लस इक्वल टू 0। किसी भी क्लोज सर्किट के लिए आप कैलकुलेट करो, आपको यही इक्वेशन मिलेगा, लेकिन कंडीशन क्या है उस क्लोज सर्किट के अंदर ए और बी होना चाहिए, उस सर्किट के अंदर ए और बी होना चाहिए। ए और बी करके आप लिखेंगे तो अपना यही इक्वेशन मिलेगा। ये इसलिए बताया कि ये जो है चेक करने पर दिया है बहुत बार। ओके ये न्यूमेरिकल आप कहां से कंप्लीट करेंगे बता रहा हूँ। दर्पण के जो एडिशनल न्यूमेरिकल होता है ना, दर्पण के न्यूमेरिकल, तो दर्पण के न्यूमेरिकल में 3rd नंबर में लिख दिया है, इसका मतलब 225 पेज पे 3rd न्यूमेरिकल है। बोलो हेलो, हेलो हाँ सर बोलो। डाउट होता ना एक बोल तो देख ले। ओके ये 225 पेज पे 3rd न्यूमेरिकल है, वहां से लिख लेना है 225 पे 3rd न्यूमेरिकल, क्योंकि क्यूब के ऐसे 2 ऐसे न्यूमेरिकल है जो ज्यादा से ज्यादा रिपीट होता है हर नंबर। ओके उसी मेथड में कुछ चेंज नहीं होगा, बस तो आज इतना रखेंगे। ओके आज पहले वो 2 इक्वेशन वाले न्यूमेरिकल हुए और 2 क्यूब वाले न्यूमेरिकल हुए हैं, क्लियर। Have a nice day, sir. Stay safe. तो मैं लगा ना डाउट वाला ओके